दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग हिंदी भाषा परिचय कवर करने वाले हैं। और हम लोग इसके पहले थ्योरी को पार्ट्स को देखेंगे, उसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और जिस एग्जाम में हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिन में इस सीरीज को ख़त्म कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी विश्व का लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ। यह यूरोपीय परिवार की भाषा है। हम लोग इसको इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है। और भारत में बहुत सारे लोग भारत में इसे यूज करते हैं। और बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की ये क्या है, राष्ट्रभाषा के इसको दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। और 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगर संविधान की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता जो कौन है, ये राधेलाल द्विवेदी हैं। और अगर बात की जाए तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो ये पद्मावत है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, आप लोग जानते होंगे। अगला है विश्व का आदि महाकाव्य रामायण है। और आदि कवि जो है वो वाल्मीकि जी को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। और हिंदी विश्व का पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें पाने वाले व्यक्ति कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। अब बात की जाए तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। चलिए हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखें और इससे रिलेटेड जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 सितंबर को, 8 मार्च को, 8 अक्टूबर को या 14 दिसंबर को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि है 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? अभी हम लोग थ्योरी पार्ट्स में देखे थे ये, तो ये महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? तो देखिए ये ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा, जो आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला, देखिए सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का या अग्रदास का। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, तुलसीदास जी का नाम था बचपन का राम बोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520 में, 1554 में। तो ये करेक्ट आंसर है 1554 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन देख लीजिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ला, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामचंद्र शुक्ला जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखिए, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमाघी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? देखिए राष्ट्र कवि का जो उपाधि मिला गया ये मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? देखिए अभी हम लोग थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन को देखे थे। तो सुमित्रा नंदन पंत है, विद्यापति है, मैथिली शरण गुप्त है और हरिवंश राय बच्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि उनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? देखिए कवियों का कवि कहा गया है, तो ये देखिए ऑप्शन है ए अजय, भवानी प्रसाद मिश्र, रामेश्वर प्रसाद मिश्र या हरिवंश राय बच्चन। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी को ये कवियों का कवि का उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने जो संस्था की स्थापना की थी उस संस्था का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार का रूप, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप।
चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल है। जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो ये देखिए ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। देखिए छंद की परिधि से मुक्त करने वाले में किनका योगदान सबसे ज्यादा है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास की भाषा थी। देखिए कबीरदास किस भाषा का यूज करते थे, तो खड़ी बोली, सधुकड़ी, कन्नौजी या ब्रज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है सधुकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है। देखिए रामचरितमानस में कांड संख्या और वाल्मीकि जो लिखे थे उनमें कांड की संख्या दोनों में अलग अलग है। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें टोटल 7 कांड थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये सभा स्थित है चेन्नई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया। अगर विश्व की भाषाओं के परिवार को बांटा जाए तो हम लोग टोटल 12 परिवार में इसको बांटते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। देखिए हम लोग सबको पता है कि 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, देखिए ये सब आप जानते होंगे, रामायण है, महाभारत है, गीतांजलि या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। देखिए पहले पे हम लोग पता है कि चीनी बोला जाता है, दूसरे पे इंग्लिश बोला जाता है, और थर्ड लैंग्वेज पे क्या बोला जाता है, तो हमारी भाषा हिंदी को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे अभी हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो है भारोपीय, यूरोपीय और भारत के मिला के इस भाषा को बनाया गया है, तो भारोपीय हो जाएगा। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। देखिए हिंदी का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी। देखिए प्रयाग की रचना हुई थी 1910 में, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है, 1910 आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था। देखिए हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उसका ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास बागदूत, उदंड मार्तंड और लोक मित्र और प्रजा हितैषी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है उदंड मार्तंड। तो उदंड मार्तंड ये पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। कृत्रिम हिंदी, तो देखिए कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है, तो रेखता को। देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है रेखता को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषाओं में से हिंदी की एक शैली है, ये किसे कहा जाता है। हिंदी भाषाओं, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली है, किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास अरबी को, फारसी को, तुर्की को या उर्दू को। तो देखिए ये उर्दू को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है। देखिए द्रष्टव्य होता है कहाँ, ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में, तो ये ऋग्वेद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में। देखिए भारत में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में इसको रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि देव भाषा कौन सी भाषा है। तो देव भाषा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी बोली। तो ये संस्कृत को हम लोग देव भाषा का दर्जा दिए हैं। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो ये कहाँ से हुआ है, पाली संस्कृत से हुआ है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए संस्कृत का, फारसी का, उर्दू का या प्राकृत का। तो ये हो जाएगा किसका, ये फारसी का शब्द हो जाएगा। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए पंजाबी भाषा के बारे में बात किया जाए तो पैसाची, तो जो कि करेक्ट आंसर है, पैसाची भाषा से ही हुआ है इसका जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था, देखिए ऑप्शन ब्राह्म, अवधी, ब्रज या मैथिली। तो ये लिखा गया था मैथिली भाषा में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी का पद्मावत किस भाषा से है, और आप हमें कमेंट कर बताएंगे कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये किनके दरबार में रहते थे।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदी, संस्कृत, ब्रज या अवधित, ये अवधि में पद्मावत लिखा हुआ है। बघेली किसकी बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? ऐसा देखा जाए तो बघेली जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा। देखिए खड़ी बोली हिंदी को नहीं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हाँ ये करेक्ट आंसर है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम लोग विभाषा कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि है प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी जो कि है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो पुनर्संरचना कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1956 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। देखिए तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा ब्रज भाषा थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए ये प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी अयंगर ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। नागरी प्रचारणी, तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा लिपि और हिंदी देवनागरी होगी? तो ये सब लोग आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 343 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे बीजी खेड़े। बीजी खेड़े इसके अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजित किया गया था। तो देखिए जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए भोपाल, भारत में। चलिए भोपाल किसकी राजधानी है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो ये सुझाया था, ऑप्शन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने ये नाम सुझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास हैं, शिव कुमार दास भी हैं, राम नारायण मिश्रा भी हैं, रामचंद्र शुक्ला ये नहीं है। रामचंद्र शुक्ला क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो देखिए 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को ना हम लोग 4 काल खंड में विभक्त किए हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए सिंधी है, पंजाबी, बांग्ला और नेपाली। तो हिंदी के अलावा जो लिखा जाता है वो है नेपाली, जो कि इसकी भी लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादातर लोग बोलते हैं उस राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी जो दिवस है हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम लोग इसको मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था ये आयोजित कहाँ किया गया था? तो फिजी में किया गया था। तो इसका करंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 11वां का आयोजन किया गया था ये किया गया था पोर्ट लुइस, जो कि है मॉरिशस की कैपिटल है, तो मॉरिशस में किया गया था। और अभी लेटेस्ट वाला कहाँ किया गया था? तो फिजी में किया गया था। और फिजी के राष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके बताएं। और देखिए इस तरह हम लोग ने इसके जितने भी जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखा। और इसके बाद इसके दूसरे पार्ट्स को हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे, और इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट्स को भी देखेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत एवं लिपि के बारे में। तो भारत एवं लिपि के बारे में चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें बात किया गया है कि भाषा क्या है? तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा ध्वनि के प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भाव और विचारों से बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं। भाषा भावों का विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भी है। अगर भाषा का बात की जाए तो भाषा के 2 रूप होते हैं। देखिए भाषा के जो
मेन बात किया जाए तो दो रूप है, एक मौखिक है, एक लिखित है। मौखिक भाषा वो होता है जो हम लोग बोलचाल में यूज करके एक अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा वो होता है जिसमें लिख के अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसमें अगर बात किया जाए कि बोली एवं उपभाषा में क्या अंतर। देखिए बोली क्या होता है कि किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा है जिसे बोली कहा जाता है। और उपभाषा की बात किया जाए तो किसी साहित्य में रचना होने लगती है, जैसे क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो अब वो बोली न रह के उपभाषा बन जाती है। यानी कि उपभाषा बोली को ही जो अगर हम विस्तार रूप दे दे तो उसे उपभाषा कहते हैं। अब देखिए उपभाषा में हमारे पास पश्चिमी हिंदी में बोला जाने वाला भाषा क्या बोली अगर बात किया जाए तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू, खड़ी बोली, इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर पूर्वी हिंदी में बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए बिहार में 3 तरह की मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मेवाती, मालवाड़ी, मारवाड़ी और जयपुरी, और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, इस तरह की हिंदी बोले जाते हैं। देखिए ये सब बोली है, और बोली को ही हम लोग जब विस्तार रूप देते हैं तो उसे उपभाषा कहते हैं। अब अगला हम उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित। देखिए भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है, और 8वीं अनुसूची में अगर आपको पता हो तो पहले टोटल 14 भाषाएं थी आरंभ में, ठीक है 14 भाषाएं थी, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थी। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, उसको मान्यता मिल जाती है। फिर अगला बात करें तो तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन होता है। आपको संशोधन याद रखना है, ध्यान रखना है, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब बात करें उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें 3 भाषाएं, देखिए मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को सम्मिलित करके इसकी संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो शुरुआत में कितनी थी, 14 भाषा थी, उसके बाद एक संशोधन होता है, उसके बाद 15 हो जाती है, उसके बाद फिर एक और संशोधन होता है, 71 नंबर संशोधन होता है, जिसमें अब इसकी भाषा कितनी हो गई, 18 हो जाती है। अब बात करें आगे तो उसके बाद फिर से एक संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें 4 और भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, और इस तरह से 8वीं सूची में टोटल भाषा की बात करें तो 22 हो जाती है। तो अभी आपको याद रखना है कि हमारे संविधान के 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। अब बात करें आगे तो इसके अन्य तथ्य क्या हो जाएगा, तो भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है, भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाला लैंग्वेज भी हिंदी है, और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर तेलुगु का यूज ज़्यादा किया जाता है। किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो आपको डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949। अब बात करें राजभाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 में हुआ, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये बीजी खड़े थे। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खड़े साहब थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये रिलेटेड है, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है, पाली और प्राकृत। भारत की जो अगर प्राचीन भाषा की बात करें तो पाली है और प्राकृत है। अब बात करें अगला, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं क्या है, सुमेरियन, जो विश्व की सबसे पुरानी लिखित भाषा में से आता है तो उसका सुमेरियन नाम याद रखना है। और भाषाई आधार पर सबसे गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो ये आंध्र प्रदेश था, और ये डेट कब था, 1953 ईस्वी, ठीक है। अब अगर बात करें हिंदी की लिपि की परिभाषा, लिपि क्या होता है। देखिए मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए ना हम लोग कुछ चिन्हों का यूज करते हैं, तो उन चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। अब उसे देखिए हिंदी का जो लिपि है उसे देवनागरी कहते हैं, पंजाबी का जो लिपि है उसे गुरुमुखी कहते हैं, अंग्रेजी का जो लिपि है रोमन लिपि कहते हैं, उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहते हैं, और बांग्ला की लिपि को बांग्ला लिपि कहते हैं, अरबी की लिपि को अरबी लिपि में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चिन्ह होता है, लिपि मीन्स उसका दरअसल वो चिन्ह है जिसका हम लोग यूज करके उस भाषा को लिखते हैं। अब बात करें आगे तो फारसी लिपि जो है ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, आपको ये ध्यान रखना। देवनागरी और रोमन लिपि जो है ना ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी के अलावा अगर बात की जाए तो संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी के अलावा आपको याद रखना संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये तीनों भाषाएं भी है जो ये देवनागरी लिपि पे ही लिखी जाती है। अब अगला बात करें इसमें तो लिखा हुआ है चीनी और जापानी लिपियां ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। भाषा की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। जितनी भी जो लिपि अगर बात किया जाए तो ब्राह्मी लिपि ही सबकी जन्मदाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों से शुरू किया था। चलिए अब इससे रिलेटेड ना हम इसके जितने भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको थ्योरी फ्रेंड्स ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी सही से नहीं सुनेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये फ्रेंड हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जैसा कि हम लोग अभी देखे ऊपर थ्योरी के क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि हम लोग जानते हैं ये देवनागरी लिपि है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या हो जाएगी? तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोंकणी हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कबीरदास की भाषा क्या थी? देखिए कबीरदास किस तरह की भाषा यूज करते थे? तो ये आप देख जानते होंगे, सद्धुकड़ी भाषा का ये लोग यूज करते थे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। अब बात की जाए तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की ये भाषा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की जननी है, तो देखिए हिंदी की जननी है तो कौन हो जाएगी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो इसका आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिए जो भाषा आयोग था इसका प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। अब बात की जाए कि अरबी लिपि लिखी जाती है, जो अरबी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी ऑप्शन डी देख लीजिए, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिला? देखिए सिंधी जो था पहले टोटल 14 भाषाएं थे, उसके बाद 15वां भाषा के रूप में इसको मान्यता मिला। तो ये कब, कौन सा संशोधन था? तो ये संशोधन था कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में ये संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में 8वें सूची में कुल भाषाएं कितनी है? तो देखिए आपको पता होगा कि ये अभी टोटल 22 भाषाएं हो गई है हमारे संविधान की 8वें सूची में। अगला क्वेश्चन की बात करें विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, तो ये देखिए ये कौन सा भाषा? ये सुमेरियन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये बीजी खड़े साहब थे, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? देखिए पहली भाषा तो आप जानते होंगे, लेकिन दूसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये दूसरी भाषा हो जाएगी बांग्ला, जो कि बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देव भाषा कौन सी है? देव भाषा, तो देव भाषा में हम लोग संस्कृत का, देव भाषा हम लोग संस्कृत को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? देखिए सबसे पहले जो भाषा का यूज होता है किस में हुआ? लिखित में, मौखिक में, सांकेतिक में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा का हम लोग सबसे पहले यूज करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। अगर बात की जाए प्राचीन भाषा का, तो देखिए ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, भारत का पूछा गया फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, पाली और अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता हिंदी को दी गई है। अगला बात करें क्वेश्चन, भाषा के लिखने का ढंग है, देखिए व्याकरण, लिपि, वाक्य या शब्द? देखिए भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा साधक है, देखिए अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या बोलने का? तो देखिए भाषा को साधक बोला जाता है अभिव्यक्ति का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो अगर पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो ये अर्धमगही अपभ्रंश से निकली है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो उपनागर से, मगधी से, सौर सेनी से या पैसाची से? तो इसका हुआ किससे? सौर सेनी से हुआ। अब बात करें कि पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो सिरसा के दरबार में रहते थे। तो अगर इसका बात की जाए तो मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है और बुंदेली है। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत की भाषा क्या है? तो ये अवधी भाषा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? अगर देवनागरी में सुधार का आरंभ का प्रयास किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अगर भाषा की उत्पत्ति की धातु की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये भाष है, भाष, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी में भी उपभाषा है, तो हिंदी की अगर उपभाषा की संख्या बात की जाए तो टोटल 5 है उपभाषा इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? तो भारत की राजभाषा को स्वीकार कब किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है?
तो ये संविधान के अनुच्छेद में 343 में कहा गया, अनुच्छेद ए हो जाएगा, ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी, अगर मालवी की बात किया जाए तो ये पूर्वी हिंदी के रूप में आती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? जो छत्तीसगढ़ में बोली बोली जाती है, देखिए पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पूर्वी हिंदी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो इससे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए थे, तो नेपाली भाषा जो है ना, ये भी देवनागरी लिपि पे ही लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा या साहित्य सृजन की भाषा। तो देखिए ये हम लोग कैसे भाषा को बोलते हैं? जो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, खड़ी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ये आती है किस क्षेत्र के अंतर्गत में? ये आती है पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में अंतर्गत में आती है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सिंधु से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसको दिया गया है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देखिए अंग्रेजी हमारे देश में 28 राज्य हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी राजभाषा ही अंग्रेजी है। तो वैसे राज्यों में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब बात करें देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो अगर देवनागरी को दक्षिण भारत में हम लोग नंदनागरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? देखिए अंग्रेजी है, उर्दू है, अवधी है और हिंदी है। तो किसे मानक भाषा नहीं माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधी को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, बोली भाषा की आधारशिला है। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये कथन गलत लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा क्योंकि गलत है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो देखिए जो खड़ी बोली है ये बोली जाती है, देखिए ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी। तो अगर सौर सैनी की बात किया जाए तो ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी बांगड़ू, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है बघेली। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजधानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी उपभाषा में, तो राजस्थानी उपभाषा की बात की जाए उसमें 4 बोलियां हैं जो कि उप बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए अभी फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि सारा जो लिपि है उसका विकास एक ही जगह से हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो खड़ी बोली का जो अपभ्रंश है ये सौर सोनी और उत्तरी रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। देखिए जो खड़ी बोली है उसका उपयुक्त प्राचीन नाम है रेखता, हिंदवी, देहलवी या कौड़वी। तो ये है रेखता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने काल खंडों में विभाजित है? तो देखिए हिंदी जो साहित्य है उसके जो अगर बात की जाए तो टोटल 4 काल खंडों में ये विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और ये किनके दरबार में थे और ये किसी के परम मित्र भी थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी और राजस्थानी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदि काल को देखिए अपभ्रंश काल का उपाधि किसने दिया है? तो क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ए या ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की। आदिकाल की अगर खड़ी बोली की रचना की बात किया जाए तो ये किसने किया था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है। देखिए शुक्ल जी ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि ये चंद्रबदई को माना था, और चंद्रबदई ही हैं जो पृथ्वीराज रासो लिखे थे, और ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उन्हीं के दरबार में थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। अगर हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना का बात किया जाए तो ये चंद्रबदई कृत जो पृथ्वीराज रासो है इससे माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर हिंदी के प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो भी पृथ्वीराज रासो है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि है, हिंदी के प्रथम कवि की संज्ञा किसको दी गई है, सरहपाद को। सरहपाद को हिंदी के प्रथम कवि की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी का अगर प्रथम बड़े महाकाव्य की बात किया जाए तो ये पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। बारह मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। अगर बारह मासा का बात किया जाए तो सबसे पहले इसका जो वर्णन है ये बिसलदेव रासो में मिलता है इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है। हिंदी गीति काव्य का जनक कौन है, तो यह है विद्यापति जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात की जाए तो आप लोग जानते हो कि हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया तो राजभाषा में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए अगर संस्कृत भाषा के अपभ्रंश की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो कि है पाली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। देखिए अब भी आपको इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, जो अधिकतर भाषाएं हैं जो कि भारतीय लिपि से संबंधित है, तो ये ब्राह्मी लिपि से सबका विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगर राजभाषा संबंधी बात की जाए तो ये अनुच्छेद है 343 से 351 तक का। चलिए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम देखें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 में बात किया जाए तो हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है उसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। देखिए ब्रज भाषा क्या है, पूर्वी हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो देखिए ब्रज भाषा को ना पश्चिमी हिंदी भाषा माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है। अगर मगही की बात की जाए तो ये बिहारी उपभाषा की बोली है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। देखिए भाषा के आधार पर तो पुनः संरचना कब किया गया था, 1956 में, और सबसे पहला राज्य कब बना था, 1953 में, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, 14 सितंबर 1949 को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल है। तो अगर 8वां का बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। चलिए इसके बारे में लोग पीछे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा के आधारभूत इकाई क्या है। अगर मौखिक भाषा के आधारभूत इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा के आधारभूत इकाई क्या है, इकाई क्या है। तो लिखित भाषा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। अगर मानक हिंदी से तात्पर्य ये साहित्यिक पुस्तक की जो भाषा है उसे मानक हिंदी कहा जाता है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है अवेस्ता में। ये पुस्तक का नाम क्या था, अवेस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अपभ्रंश को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अवहट के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपको याद रखना है, और आखिरी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, नागपुर में हुआ था। और भारत में हुआ, इसका डेट भी आपको याद रखना, 10 से 14 जनवरी 1975 में ये हुआ था। अब बात करें अगला क्वेश्चन का, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दिया था, ये दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है।
अगर भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो यह हमारा वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली को हम लोग कौड़वी के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। तो भाषा का प्राचीन रूप जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। फ्रेंड इस तरह हमने इसके जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी देखा, इसके सब्जेक्टिव को भी देखा। तो इस तरह से इसके सारे जो टॉपिक है हम लोग इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। इस तरह से हम पूरे हिंदी को कवर करेंगे और आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।